हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। ये है अपना हिंदी साहित्य का पेपर। एक्चुअली दिन में मैं किसी कार्य से बाहर था तो आपका सॉल्यूशन नहीं करवा पाया, लेकिन अभी हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए, किसी स्टूडेंट ने हमें ये पेपर भेजा है, कंप्लीटली हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका करके सुन ले। यहाँ पर कान डाल करके सुन ले नहीं है, कान ढलका करके सुन ले। इसे समझाने के लिए किसका दृष्टांत दिया गया है? तो बच्चों, धर्म के रहस्य को समझाने के लिए जो है यहाँ पे लेखक ने घड़ी का दृष्टांत दिया है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये हो गया ऑप्शन 1। चलिए, दूसरा है कि शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ था? तो बच्चों, वहाँ पे शेर जो था वो बिल्कुल राम की, कृष्ण की, गौतम बुद्ध की या महावीर की, तो गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ था और सभी जानवर जो है वो बारी बारी से एक एक करके उसके मुख की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बसंत आया कविता के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सहाय जो है ये बसंत आया कविता के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भरत राम का प्रेम पाठ तुलसीदास जी की किस रचना से लिया गया है? तो भरत राम का प्रेम तुलसीदास जी के बच्चों रामचरितमानस जो है ये रामचरितमानस से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो भैरव ने सूरदास का झोंपड़ा जला दिया था और ये करने के लिए उसे उकसाने और भड़काने का पूरा काम जगधर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जो अपने आप को विश्वनाथ के नाम से संबोधित किया है इस पूरे पाठ में, ये उनके नंगा तलाई का गांव जो इनकी आत्मकथा है उसका अंश है। अगला क्वेश्चन है कि कोय्या वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में इसका अन्य नाम क्या है? तो ये जो कोय्या है इसे कुमुदनी भी कहा गया है और इसे कोका बेली भी कहा गया है। तो बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है? तो जनसत्ता समाचार पत्र के कागज कार्य नामक स्तंभ में ये छपता था, वहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न कि दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक का इसके बिना काम नहीं चल सकता। मतलब क्या है कि नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बाकी विधा के लिए वो चीज जरूरी नहीं होती है, लेकिन नाटक के लिए वो चीज जरूरी होती है। तो बच्चों, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, हमने इस प्रश्न को अच्छी तरह से किया था। इसका राइट आंसर रहेगा संवाद जो है ना, ये नाटक के लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी जो विधाएं होती है ना, जैसे कहानी है और भी कई चीज़ें हैं, उनमें बाकी सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन नाटक के लिए सबसे जरूरी होता है संवाद। नाटक के जो पात्र होते हैं सभी, वो एक दूसरे के साथ जो जिस वार्तालाप जो करते हैं वो संवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां कि यह शैली कहानी अथवा कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स जो होता है वो बिल्कुल आखिर में आता है, अंत में आता है। तो वो शैली कौन सी है? तो बच्चों, ये उल्टा पिरामिड शैली की विपरीत है। एक्चुअली उल्टा पिरामिड शैली में देखो क्या होता है, जैसे ये जो उल्टा पिरामिड शैली होती है, तो इसका जो पहला भाग होता है वो होता है इसका इंट्रो, और इंट्रो में क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो पहले दी जाती है। जबकि क्या कहा गया है कि यह शैली कहानी अथवा कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। तो कथा या कहानी लेखन की शैली के ठीक उल्टी कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। क्योंकि कथा या कहानी में जो क्लाइमैक्स होता है वो पहले ना होकर के एंड में हुआ करता है, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स सबसे पहले होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखो, विशेष लेखन में डेस्क होता है। तो विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है कि अलग अलग विषयों के समाचारों के लिए जो अलग अलग निर्धारित जो टेबल होते हैं वो डेस्क कहलाते हैं। तो वो समाचार लेखन की शैली में उसे डेस्क कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक करंट के साथ जोड़ करके दिया गया है कि हर्ष भोसले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस क्षेत्र विशेष के लिए जाने जाते हैं? तो बच्चों, ये तीनों ही क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर हैं, ये कमेंट्रीज करते हैं क्रिकेट की। तो राइट आंसर रहेगा खेल समाचारों के लिए जाने जाते हैं। तो ये करंट से थोड़ा सा जोड़ करके ये हमारे सिलेबस में इस क्वेश्चन को दिया है।
चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अब जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी, जो लगातार हमारे साथ रहे हुए हैं शुरू से लेकर के एंड तक, उन बच्चों की बहुत ही अच्छी तैयारी हुई है और कंप्लीटली ये पूरा पेपर हमारे जो शुरू से लेकर एंड तक हमने कंप्लीट जो कोर्सेज करवाए हैं उसमें से कंप्लीटली आपका पेपर बना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्त स्थान काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है। तो बच्चों हमने जो काव्य गुण किए थे उसमें काव्य के 3 गुण होते हैं, ओज गुण होता है, प्रसाद गुण होता है और माधुर्य गुण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है कि किसी भी वाक्य को पढ़ते ही उसका सीधा साधा अर्थ हमें समझ में आ जाता है, तो वहां पे होता है प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि जब अर्थ सहज ही समझ में न आए या फिर जहां अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर लगाना पड़ता हो, है ना, तो वहां पे दोष कौन सा होता है? तो वहां पे बच्चों होता है क्लिष्टत्व दोष, है ना। क्लिष्ट का मतलब होता है जटिल। तो जो क्लिष्टत्व दोष होता है वहां पे मस्तिष्क पे जोर देना पड़ता है उस वाक्य को समझने के लिए हमें। अगला क्वेश्चन है कि यह मात्रिक छंद है जो रोला और दोहा और रोला छंदों के मेल से बनता है। तो बच्चों वो होता है कुंडलिया छंद। कुंडलिया जो होता है इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 2 दोहा के होते हैं, 4 रोला के होते हैं, तो इस तरीके से 6 चरण होते हैं। ये कुंडलिया कहलाता है। कुंडलिया में दोहा और रोला का मेल होता है, ये एक विषम मात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि गीतिका के आरंभ में जोड़ने पर हरिगीतिका बनता है। तो एक्चुअली गीतिका और हरिगीतिका दोनों ही सममात्रिक छंद है। गीतिका में 26 मात्राएं होती है जबकि हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती है। दोनों में प्रत्येक में 4-4 चरण होते हैं, तो अंतर केवल 2 मात्राओं का होता है, इसलिए गीतिका में 2 मात्राएं जोड़ने पर हरिगीतिका बनती है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि जहां दोनों सामान्य अथवा दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां पे अलंकार कौन सा होता है? तो बच्चों जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है, तो यहां पे राइट आंसर रहेगा दृष्टांत अलंकार। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते हुए ये सुख दुख आदि भावों को पूरी तौर प्रभावित करते दिखाया जाता है। तो हमने अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चंस किए थे। इसका राइट आंसर है बच्चों कि जहां मानवीय भावों का आरोपण किया जाए, अमूर्त चीजों में जब मानवीय भावों का आरोपण किया जाए तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, इसे इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कंप्लीट। और अब जो है ना अपठित गद्यांश जो है इसके प्रश्न है उसको भी हम देख लेते हैं। गद्यांश आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से। मैं सीधा प्रश्नों पे चलता हूं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके? तो बच्चों विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके पास इस प्रकार की भूमि हो। तो आपको लिखना है कि विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं? तो बच्चों यहां देखो लिखा है कि परिणाम स्वरूप उसे दूसरे से दबना पड़ता है और अनिवार्य रूप से अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। किससे? जो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो ऐसे लोग जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो फिर उसे दूसरा जैसा कहेंगे वैसे समझौते करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था बच्चों तो फिर है ना परमाणु परीक्षण के पश्चात विश्व ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इराक पर प्रतिबंध लगाने पर क्या हुआ था? तो देखो हमने तो इसको झेल लिया क्योंकि हम जो है ना हम किसी पर निर्भर नहीं थे, इसलिए हम इसको सहन कर पाए। लेकिन जो इराक था जब इस पर परमाणु प्रतिबंध लगाया गया तो प्रतिबंध लगने के बाद उसे दाने दाने के लिए तरसना पड़ा क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरे देशों पर निर्भर करती है। तो दूसरे देश जब उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता? तो बच्चों जो अपने दम पर या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो स्वयं करता है उसे जो है किसी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों आप इसका उचित शीर्षक जो लिख सकते हैं संसाधनों का सदुपयोग। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो शीर्षक होता है वो हमेशा पहली पंक्ति में मिल जाता है। तो पहली पंक्ति में साफ लिखा है कि विश्व के किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके। तो बात हो रही है भूमि और संसाधनों की। तो राइट आंसर क्या है? संसाधनों
गुणों का सदुपयोग। तो ये हमारा हुआ इसका अपठित आपका गद्यांश, ठीक है। और ये जो अपठित पद्यांश है ये भी बहुत सिंपल है, मीराबाई का एक जो है वो गीत दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छी तरह से आप इसे पढ़ करके और जो है वो आंसर कर सकते हैं कि भाई मीराबाई ने कैसा धन पाया। तो मीराबाई ने राम रूपी धन पाया था, भगवान राम का नाम यानी कृष्ण भक्ति। अगला है सदगुरु ने कैसी वस्तु दी थी, तो अमोलक, अमोलक का मतलब होता है अमूल्य वस्तु दी थी। क्या दी थी अमूल्य वस्तु, भगवान राम का नाम या ईश्वर का नाम जो है वो दिया था। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी बच्चों ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और सब कुछ हम कर चुके हैं। चलिए तो मिलते हैं। अब तो आपका सभी के एग्जाम्स भी पूरे हो चुके हैं बच्चों, और आशा करते हैं कि रिजल्ट आप सभी का बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन रिजल्ट से पहले हम मिलते रहेंगे, बीच बीच में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आऊँगा, आपको लगातार मोटिवेट करता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सभी का थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से।